तो बच्चों सॉल्यूशन में हम लोग क्या देख रहे थे? सॉल्यूशन चैप्टर में हमें पढ़ना था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हेडिंग ले लीजिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम लोग फटाफट एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना। तो हेडिंग क्या थी हमारे पास? सॉल्यूशन, है ना। थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। हेडिंग क्या है? सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन में अब ये मोटी मोटी बातें हैं, हमें ऐसा लगता है कि आपको पहले से चीज़ें पता हैं, फिर भी अपने सेटिस्फैक्शन के लिए जल्दी से हम कुछ आपको बता देते हैं। तो इसका मतलब कि होमोजीनियस मिक्सचर का लिख ही दिया था, तो इसमें होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू सब्सटेंसेस, है ना। होमोजीनियस मिक्सचर of 2 or more than 2 substances का लिख दिया था ये, है ना। more than 2 substances is known as अब ये एक डिस्कशन है। आज का जो लेक्चर है इस चैप्टर में वो एक डिस्कशन है, और जो जरूरी बात है वो वीडियो जो है शेयर कर दिए जाएंगे। हमने कहा है कि पहले आज के लेक्चर के बाद, पहले आज का लेक्चर आप नोट करेंगे, फिर आज के लेक्चर के बाद जो कंसंट्रेशन मेथड है ना, मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वो देख लेंगे। तो फिर हम हेनरी लॉ से मामले को शुरू कर देंगे। ये डिस्कशन आप देखिए फटाफट, ये मोटी मोटी बातें आपको जानना चाहिए। इज नोन एज सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है इज नोन एज सॉल्यूशन, तो क्या जानना आवश्यक है? ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, होमोजीनियस। होमोजीनियस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर क्या जानना आपके लिए आवश्यक है कि ये जो भाई सॉल्यूशन है इसके 2 कंपोनेंट है ना, 2 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट क्या है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। पहला क्या है? सॉल्यूट है, और फिर क्या है? सॉल्वेंट है ना। तो ये सॉल्यूट जो है वो लेसर कंपोनेंट है, स्मॉलर कंपोनेंट, स्मॉलर कंपोनेंट। और ये क्या है? लार्जर कंपोनेंट, लार्जर कंपोनेंट। डिफिनीशन भी अगर कभी पूछी जाए, मान लीजिए कभी कभी एग्जामिनर वगैरह आते हैं तो पूछे कभी कभी इतना सरल सवाल पूछते हैं सॉल्यूट क्या है ना। तो हम क्या कहेंगे? स्मॉलर कंपोनेंट ऑफ व्हाट? सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्यूट। लार्जर कंपोनेंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूट। तो कभी कभी फंसाने के लिए ये बात आ जाता है कि जो सब ये डिस्कशन चल रहा है ना, डिस्कशन चल रहा है, कभी कभी जो है वो ये बात पूछने लगते हैं। मान लो ये पॉइंट फंसाएंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है इसमें जो है 50 ml C2H5OH है और 50 ml H2O है। तो इसमें भाई कौन सा सॉल्यूट और कौन सा सॉल्वेंट? तो आपको याद रखना होगा कि पानी जो है वो सॉल्वेंट का काम करता है। पानी जो है क्या है? सॉल्वेंट का काम करता है। तो ये सॉल्वेंट है भाई, ये सॉल्वेंट। देखो हालांकि ये दोनों चीजें इक्वल है ना। अब बहुत डीप में नहीं, लेकिन मोटी मोटी बातें हमें पता होना चाहिए, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात आ जाएगी, यानी जिसमें सॉल्वेंट क्या कौन सा होगा भाई? जिसमें घोलने की क्षमता ज्यादा हो, जिसमें घोलने की क्षमता ज्यादा हो, इसका मतलब कि जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा हो। लेकिन अब उतना डीप में नहीं जाना है। ये सॉल्वेंट हुआ, ये सॉल्यूट हुआ। लेकिन ये एग्जांपल देखो, मान लो ऐसा सॉल्यूशन है, जो हमारे पास सॉल्यूशन है, इसमें जो है 20 ml H2O है ना, और 50 ml
C2H5OH है, एल्कोहल। ठीक है, तो इस समय ये भाई सॉल्वेंट होगा क्योंकि इसका अमाउंट ज्यादा है, इसका अमाउंट ज्यादा है। लार्जर कंपोनेंट अभी यही बन रहा है। जैसे फंसाने के लिए आप ये कर सकते थे ना, जब इक्वल कंपोनेंट हो जाए तब कैसे चेक करेंगे कौन सा सॉल्यूट सॉल्वेंट है, तो ये मामला है ना। तो डाई एक जो है जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्यूट कौन सा सॉल्वेंट, यही समस्या है हमारे सामने, है ना, कि कौन सा सॉल्यूट और कौन सा सॉल्वेंट। तो पहले किस बेस पर चेक करेंगे, पहले अमाउंट के बेस पर। इस चीज को कैसे चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे भाई अमाउंट के बेस पर, अमाउंट के बेस पर। फिर कैसे, जिसमें घोलने की क्षमता ज्यादा हो, जिसमें घोलने की क्षमता अधिक हो। पहले अमाउंट पर, पहले घोलने की क्षमता नहीं जाएंगे, पहले हम अमाउंट पर चेक करेंगे, है ना। फिर जिसमें घोलने की क्षमता अधिक हो, तो ये क्षमता क्या है, ये यही क्षमता ही है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल। जैसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये लिखा हो ना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ H2O, ये होता है 81। ये नंबर है, बहुत सारी चीजों के लिए हमें नहीं याद रखना है ना, बहुत सारी चीजों के लिए हमें नहीं याद रखना है। ये मोटा सा डिस्कशन हमने आपसे कर लिया कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सॉल्यूट और कौन सा सॉल्वेंट है, क्योंकि ये चैप्टर ही है सॉल्यूशन, है ना। चलो और क्या सीखना चाहते हैं हम इसमें, जैसे सॉल्यूशन की बात कर लिया हमने ना, डिफिनीशन दे दिया और ये भी चीजें दे दिया। सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट, इसमें सॉल्यूशन में एक ही सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूट कई हो सकते हैं। जैसे मान लो हमने जो है ये सॉल्यूशन लिया है, सॉल्यूशन में क्या क्या मिला है भाई, सॉल्यूशन में शुगर मिला है, सॉल्यूशन में NaCl है, सॉल्यूशन में क्या है भाई, सॉल्यूशन में आपके पास KNO3 है ना, सॉल्यूशन में H2O है। तो ये तीनों को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे, है ना भाई। तो इसका मतलब कि सॉल्वेंट केवल एक ही होगा, सॉल्यूट एक से अधिक हो सकता है, सॉल्यूट एक से अधिक हो सकता है सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट केवल और केवल एक ही होगा। ठीक है भाई, तो ये मोटी मोटी बातें आपने सीख लिया। कभी कभी देखो ऐसे भी वर्ड सामने आते हैं, अब ये सारे वर्ड जानने होंगे। जैसे अभी हमने केमिस्ट्री में डी एंड या ब्लॉक समाप्त किया, तो डी ब्लॉक में इंटरस्टिशियल कंपाउंड बने थे, है ना। कभी कभी वहां भी सॉलिड सॉल्यूशन की बात आ जाती है, सॉलिड सॉल्यूशन में ये कभी कभी ये वर्ड भी आता, बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है ना, लेकिन फिर भी जानना चाहिए। इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो आपने पढ़ा, अब शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां प्रोबेबिलिटी है सॉलिड सॉल्यूशन बनने की, है ना, सॉलिड सॉल्यूशन। देखो ध्यान दो, सारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड सॉलिड सॉल्यूशन हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। यहां इंटरस्टिशियल कंपाउंड में सॉलिड सॉल्यूशन बनने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी है, ये है भाई, संभावना है। ठीक है,
और क्या क्या, कभी कभी ऐसे वर्ड आ जाते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन, कंसंट्रेट सोल्यूशन, है ना। कभी कभी जो है सोल्यूशन के साथ ऐसा वर्ड जुड़ा हुआ आ जाता है, तो कैसे आप समझेंगे, है ना। ऐसे लिख के आ जाएगा डाइल्यूट सोल्यूशन, है ना, डाइल्यूट सोल्यूशन। फिर क्या आ जाएगा, काम कंसंट्रेट, डाइल्यूट सोल्यूशन, डिल सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन को क्या लिख दिया जाता है, DIL, डिल, डिल सोल्यूशन। इसको क्या लिख दिया जाएगा, काम का सोल्यूशन। तो इसकी क्या मीनिंग है, अब इसकी दो मीनिंग है भाई, है ना, इसकी दो मीनिंग है ना, इसकी दो मीनिंग है। ये जो कंसेप्ट आया इसकी दो मीनिंग है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन, ध्यान दो भाई, ध्यान दो। एक तो ये है कि डाइल्यूट सोल्यूशन में सल्यूट का अमाउंट, अमाउंट ऑफ सल्यूट, ये क्या है, कम है। अमाउंट ऑफ सल्यूट अगर कम है तो हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन। कंसंट्रेट, अगर अमाउंट ऑफ सल्यूट क्या है, अमाउंट ऑफ सल्यूट ये ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेट सोल्यूशन। अच्छा, डाइल्यूट और दूसरी मीनिंग क्या है, एक मीनिंग ये निकल गई। अच्छा, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट ये रिलेटिव टर्म है, डाइल्यूट एंड, है ना, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट, कंसंट्रेट ये आर रिलेटिव टर्म, रिलेटिव टर्म है भाई ये। इसका, इसकी क्या मीनिंग हुई, रिलेटिव टर्म, इसकी मीनिंग क्या हुई भाई, इसकी मीनिंग ये हुई कि इसकी मीनिंग देखो, पहला ये सॉल्यूशन बनाया गया, यहाँ सब जगह हमने लिया 10 ml पानी, यहाँ ये क्या है 10 ml H2O, है ना, ऐसे ही है 10 ml H2O। फिर यहाँ भी यही लिया 10 ml H2O, दो से ही समझ लो, इसी दो से को जो है 10 पर अप्लाई कर सकते हो, है ना। यहाँ भी 10 ml क्या लिया, H2O लिया। इसमें देखो ध्यान दो, इसमें जो है हमने 5 ग्राम NaCl डिजॉल्व किया, इसमें हमने 8 ग्राम NaCl डिजॉल्व किया। इसका सॉल्यूशन का नाम बोल दिया ए, ये बोल दिया बी, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि सॉल्यूशन ए डाइल्यूट है, सॉल्यूशन बी इसके रिस्पेक्ट में कंसंट्रेट है ना। सॉल्यूशन बी इज कंसंट्रेट देन सॉल्यूशन ए। इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, इस चीज को चाहे तो लिख भी लेना आवाज सुन करके, हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बी इज कंसंट्रेट सॉल्यूशन देन ए, है ना। और क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ए इज डाइल्यूट देन सॉल्यूशन बी। फिर से सुन लो, सॉल्यूशन बी इज कंसंट्रेट सॉल्यूशन देन सॉल्यूशन ए। फिर से सुन लो, सॉल्यूशन ए इज डाइल्यूट सॉल्यूशन देन सॉल्यूशन बी। ऐसा नीचे लिख लेना, ठीक है भाई। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें जो है क्या कर दी गई, आपके साथ कर दी गई। ये सारे पॉइंट जो है आपको जानने चाहिए। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं भाई टाइप ऑफ सॉल्यूशन की। मिटा दें ये मोटा मोटा डिस्कशन जो है आपको जानना चाहिए, है ना। कभी कभी हम कहते हैं हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, है ना। तो सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने का क्या सेंस हुआ, उसमें पानी मिला रहे हैं। सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करने का क्या मतलब हुआ, नाउ देखो इस सेंटेंस को भी चाहे लिख लेना, आई एम डाइल्यूटिंग सॉल्यूशन, इट मींस आई एम मिक्सिंग सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, है ना। फिर आई एम कंसंट्रेटिंग, है ना, आई एम मेकिंग कंसंट्रेट सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि आई एम मिक्सिंग व्हाट, सॉल्यूट इन सॉल्यूशन।
तो ये सब मोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। चल, तो हम अगर सॉल्यूशन को कंसंट्रेट बना रहे हैं, इसका मतलब उसमें क्या मिला रहे हैं, उसमें सॉल्यूट मिला रहे हैं। हम अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें हम सॉल्वेंट मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। पानी मिलाना क्या है, डाइल्यूट करना। चीनी मिलाना क्या है, कंसंट्रेट करना। तो ये मोटी मोटी बातें सब बच्चों को पता है, शुरू में ये डिस्कशन होना चाहिए। अच्छा, तो अब हम लोग जो है एनसीईआरटी का जो चार्ट है भाई वो इम्पोर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन उसमें दे रखा है ना। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, चलो देखो जरा, जैसे हेडिंग ये है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं। जैसे बात ये है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो पहला डिस्कशन हम इसमें करेंगे, ए डिस्कशन करेंगे, है ना। ए डिस्कशन में हम क्या करेंगे भाई, ए डिस्कशन में हम क्या करेंगे, तो ए डिस्कशन में हम ये करेंगे भाई कि गैसियस सॉल्यूशन, पहले जो है गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, है ना। देखो, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। तो पहला क्या है, गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। फिर दूसरा क्या है भाई, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। देखो, डिस्कशन ए करेंगे, फिर डिस्कशन बी करेंगे। फिर तीसरा क्या है भाई, व्हाट, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। अच्छा, एनसीईआरटी ने इसको कहा कैसे भाई, इसका मतलब कि यहां पर जो सॉल्वेंट है, यहां पर जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट है ना, तो ये क्या हो गया, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। फिर क्या है यहां पर, सॉल्वेंट। फिर क्या है भाई, सॉल्यूट है। फिर यहां क्या देना है हम लोगों को, एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये चार्ट जो एनसीईआरटी में गिवन है भाई, तो वो पूछ लिया जाता है, इसलिए हमको जो है हमारे दिमाग में इसका मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। तो गैसियस सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि सॉल्वेंट जो है वो हमेशा क्या होगा, गैस होगी। सॉल्वेंट हमेशा क्या हो सकती है, गैस हो सकती है। सॉल्यूट जो है वो भी गैस हो सकता है। सॉल्यूट जो है वो लिक्विड हो सकता है। सॉल्यूट जो है वो सॉलिड हो सकता है ना। अगर सॉल्वेंट भी गैस है और सॉल्यूट भी गैस है, तो इसका एग्जांपल क्या है भाई, एयर, है ना। क्या सही बात है। अगर देखो एयर है ना, मिक्सचर ऑफ N2O2, गैसियस मिक्सचर। अब देखो ये जो है लिक्विड है, ये लिक्विड है ना। और तो हम क्या कहेंगे, वाटर इन एयर, वाटर इन H2O इन एयर, है ना, ये कर सकते हैं। यहां इसमें क्या कहेंगे, ये जो है गैस है और सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है, एरोसॉल, है ना। तो एरोसॉल, ठीक है भाई। अच्छा, इसमें तीनों कंडीशन में क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। अच्छा, ये भी तीन हो सकता है, ये गैस होगा, ये सॉलिड होगा, ये लिक्विड ही होगा। तो लिक्विड और गैस का क्या मामला है भाई, लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस वाला मामला है कि जो कोल्ड कोल्ड ड्रिंक है ना, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में जो है CO2 रहती है ना,
डिजॉल्व रहती है भाई ये। अच्छा चलो, अच्छा लिक्विड और सॉलिड का क्या मामला है, तो ये तो बहुत सिंपल है। जैसे NaCl NH2O, भाई पानी में जो है क्या ले लो, NaCl ले लो, शुगर ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये ऐसा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। लिक्विड लिक्विड में क्या मतलब है, लिक्विड लिक्विड में भाई H2O और C2H5OH। सर बार बार आप अल्कोहल पानी में मिला रहे हैं, है ना, तो हंसाने के लिए आपको, है ना, तो दैट्स इट। अच्छा यहाँ देखो, ये अगर सॉलिड का मामला आ जाए तो यहाँ भी तीन बनेगा मामला, है ना, तो तीनों ये हो सकते हैं। तो क्या लेते हैं हम, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड। अच्छा तो इसमें जो है देखो सॉल्वेंट क्या है, तो H2 गैस, ये वाला बहुत ज्यादा आप पढ़ोगे, H2 ये बहुत ज्यादा पढ़ने में आएगा भाई। H2 गैस एट PD, पैलाडियम के सरफेस पर H2 का एडजॉर्प्शन, है ना, ये इसका एग्जाम्पल बनेगा। सॉलिड और लिक्विड में, सॉलिड और लिक्विड में पर्ल जो है मोती, है ना, तो ये पर्ल, पी, इसका क्या एग्जाम्पल है, PEARL, पर्ल। अच्छा सॉलिड और सॉलिड वाला आपने देखा कि कापर का गोल्ड, है ना, Cu किसमें, Cu इन AU, कापर का गोल्ड में। तो ये कुछ टाइप ऑफ सोल्यूशन NCERT ने लिखा है, तो इसमें मोटा मोटा आइडिया भाई, कोई इसमें बोर्ड में क्या करता है कि इसमें कोई का कहेगा एग्जाम्पल लिखो, तो ये दिमाग में होना चाहिए। सल्यूट और सॉल्वेंट वाले मामले को ऐसे कभी कभी वो कह देता है कि बोर्ड में लेकर के कह देता है भाई, बोर्ड वाला मामला है, इसमें कह देगा भाई लिखो, इसमें एग्जाम्पल दो, ये एग्जाम्पल आपके दिमाग में होने चाहिए, है ना। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये वार्ता कर रहे हैं, तो हम जो है अब इसमें जो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में जो है कुछ और भी वार्ता कर लेते हैं। जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आप जानते हैं, तो आप जो है आपको ये भी बात जानना होगा। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में डिस्कशन ए हमने कर दिया, अब हम डिस्कशन करेंगे कौन सा, बी करेंगे डिस्कशन। तो चलो इसमें हम लोग जो है डिस्कशन बी करते हैं, बी डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में। अच्छा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में ये डिस्कशन करने से पहले एक चीज आपको जानना पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी, है ना, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी जो है भाई देखो, सॉल्युबिलिटी एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी, तो ये ऐसा कुछ मामला हो सकता है ना। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में चलो, अच्छा यहाँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में बी डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस कर लेते हैं, बी। तो इसमें जो है क्या है डिस्कशन, डिस्कशन ये है कि जो सॉल्यूशन है ये भाई, तो सॉल्यूशन ये 3 टाइप का होता है ऐसे, ठीक है। तो नंबर 1 क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहले चलो ले लो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और फिर क्या है नंबर 1, नंबर 2 सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर क्या है नंबर 3 सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना भाई। तो ये बात आपको जानना चाहिए। अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट लेस देन सॉल्युबिलिटी है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट लेस देन इट्स सॉल्युबिलिटी। इसका एग्जांपल क्या हो गया, इसका इसका ये हो गया कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन its solubility, is less than its solubility। ठीक है भाई, यहां क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू इट्स, है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, है ना। ऐसी लाइन है, देखो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज लेस देन इट्स सॉल्युबिलिटी, है ना, कामा दे दो चाहे, दैट इज नोन एज, क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब भाई ये कर लेना, बहुत मोटी मोटी बातें 9th में भी ये बातें शायद बता दी जाती हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ क्या, तो 9th की बातें हैं भाई, जानना चाहिए। अच्छा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है मामला, कि यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ये किसके इक्वल हो, सॉल्युबिलिटी के इक्वल हो, सॉल्युबिलिटी। और इसमें क्या होगा कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है ये ग्रेटर देन हो सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी भाई। तो ये 9th की बात है। चलो एग्जाम्पल जो है, इसका एग्जाम्पल क्या दे दोगे, इसका एग्जाम्पल दे दोगे भाई कि NaCl in H2, है ना। T कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। यहां भी, है ना, यहां भी T क्या है, कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है। तो फिर शुगर है ना, T कांस्टेंट है, शुगर इन वाटर, शुगर इन H2O, है ना, शुगर इन H2O। अच्छा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है, ये 3 है भाई, पॉइंट इसमें जानना चाहिए। तो यहाँ पॉइंट भाई जानना चाहिए, जो शब्द लिख रहा हूं इसको जानना चाहिए, है ना। ये है भाई, ये मामला है। तो ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है ना, ये क्या है, अनस्टेबल है। इसको हम जो है, इसको हम स्टेबल कर सकते हैं, स्टेबल है ये, है ना। और सुपर सैचुरेटेड भी स्टेबल हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, ठीक है। तो ये है मामला सर। अच्छा, क्या और जानना है सुपर सैचुरेटेड में, तो यहां जो है टेम्परेचर या सब जगह क्या रहता है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रखना पड़ेगा, है ना, टेम्परेचर को कांस्टेंट ही रखना पड़ेगा। तो CuSO4 इंटू 5H2O किसमें, इन वाटर, इन H2O। तो ऐसा ये कुछ बनाया जा सकता है, ठीक भाई। तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसमें एक वर्ड काम कर रहा है जिसे आपको डिटेल में सीखना पड़ेगा, वो है सॉल्युबिलिटी। और इसी सॉल्युबिलिटी वाले टॉपिक पर ही क्या है मामला, सॉल्युबिलिटी वाले टॉपिक पर ही क्या है भाई, हेनरी लॉ है,
है ना, टेम्परेचर को कांस्टेंट करके ये बनाया जा सकता है। तो सॉल्युबिलिटी वाले टॉपिक पर ये भी हो सकता है। यहाँ से जो है Na2SO4 ये भी हो सकता है, Na2SO4 इंटू 5H2O इन वाटर इन H2O, ये भी हो सकता है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की, है ना। तो सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे कुछ पॉइंट में, हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे कुछ पॉइंट में। तो सॉल्युबिलिटी आपको जानना चाहिए ठीक से भाई, और उसी से जुड़ा हुआ जो अगली बात हमारी होगी हेनरी लॉ। तो चलो जल्दी से हम बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो ये पॉइंट भाई अच्छे अच्छे नोट्स आप बना करके रखेंगे, एग्जाम में जाते समय रिवीजन करेंगे, कोई सेंटेंस का क्वेश्चन बन जाए, है ना। कुछ पता थोड़ी होता है साइंस में। साइंस में तो इसलिए कहते हैं कि भाई आप रेडी हैं, मेहनत करके तैयार हैं क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, इसीलिए सत्र भर समय दिया गया है कि आप जो है पढ़ाई लिखाई करके क्वेश्चंस का आंसर आप करें। तो अभी का जो टॉपिक बनने जा रहा है वो क्या है, सॉल्युबिलिटी। तो अच्छा, सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक हमारा जो है ये बनने जा रहा है। तो कैसे, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? तो फिर भाई डिफिनीशन तो यही है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। तो यहां हम कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस दोनों को कांस्टेंट कर दो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर मैक्सिमम अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट which can be dissolved in 100 gram of any solvent है ना, 100 ग्राम ऑफ एनी सॉल्वेंट at constant temperature and pressure, maximum amount of any substance, which can be dissolved in 100 gram of solvent. 100 gram of any solvent is known as solubility of that substance in that particular solvent, ठीक भाई। तो ये चीज डिफिनीशन हो गई। तो मामला क्या है, यहाँ पर मामला यहाँ जो डिस्कस होगा, यहाँ जैसे हम 3 चीज को कर सकते हैं या 9 चीज को कर सकते हैं। तो यहाँ जो है, यहाँ जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, बाकी चीजें तो भाई दिमाग लड़ाइएगा ही। यहाँ जो सिलेबस में बाकी तो 9 टाइप बनेगा ना। जैसे अगर हम एक डिस्कशन यहाँ पर हैज लगा करके कर दें, तो देखो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड की सॉल्युबिलिटी है ना, सॉल्युबिलिटी को स्मॉल लेटर एस से लिख दे। सॉलिड की सॉल्युबिलिटी किस में चेक की जाएगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस में चेक की जाएगी, है ना। लिक्विड की भी सॉल्युबिलिटी किस में चेक की जाएगी भाई, सॉलिड, लिक्विड, गैस में चेक की जाएगी। गैस की भी सॉल्युबिलिटी किस में चेक की जाएगी भाई, सॉलिड, लिक्विड, गैस में चेक की जाएगी। ये फुल फॉर्म लिखना है ना,
लेकिन अपने जो सिलेबस का जो मामला है, तो सिलेबस में क्या है अपने, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो ये वाला मामला है। इस वाले मामले को जो है थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ, है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यहां पर दो चीजें सिलेबस में हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और सॉल्युबिलिटी। यहां पर सिलेबस में अपने पास दो चीजें हैं। सिलेबस में बनेगा तो ये 9 कंडीशन, 9 खुद को समझाना भाई ऐसे ही, लेकिन सिलेबस में क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, है ना। सॉल्युबिलिटी जो है किसकी है, सॉल्युबिलिटी 2 की डिस्कस करना है डिटेल में। किसकी, नंबर ए और बी। ए किसकी करना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसकी कर देना है, और दूसरी क्या कर देना भाई, बी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और यही क्या है, हेनरी लॉ, तो यही है हेनरीज लॉ, यही है हेनरी का लॉ, यही है भाई। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो है यही हेनरी का क्या है, लॉ है। अच्छा, अगर हम पहले ए वाला डिस्कस कर दें, ए डिस्कस चलो कर लेते हैं। तो ए में आपको क्या क्या जानना चाहिए, ए में तो अच्छा, एक पॉइंट जो है, जैसे किसी भी चीज को दूसरे चीज में हम डिजॉल्व कर रहे हैं, तो ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। किसी एक चीज को दूसरे चीज में मिक्स कर रहे हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। तो हम ऐसा कुछ बोल दें भाई, पॉइंट, है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ए का डिस्कशन हम लोग यहां करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, है ना। तो यहां जो प्रश्न किया जाएगा, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, तो प्रश्न क्या होगा, क्वेश्चन क्या होगा भाई, सॉल्युबिलिटी वगैरह की डिफिनीशन तो आपने जान ही लिया। तो ए में क्या डिस्कशन होगा कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग solubility of solid, factors influencing solubility of solid in liquid, है ना, इन लिक्विड। तो ये क्वेश्चन बनेगा, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, है ना। तो इसमें क्या क्या बातें हमें डिस्कस करना पड़ेगा, तो इसमें हमें जो है, हाँ, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसमें 3 बातों का डिस्कशन करना पड़ेगा। इसमें जो है मिटा दें, इससे ए को डिस्कस कर लेते हैं, चार्ट बना करके डिस्कस कर लेते हैं भाई, मिटा दें, बाकी चीजें मिटा दें, चलो मिटा देते हैं, चार्ट बना करके ऐसे डिस्कस कर लीजिए। तो उसके बाद बी वाला पॉइंट वो हेनरी लॉ ही है, बी वाला पॉइंट हेनरी लॉ है। तो इसमें जो है फैक्टर कितने होंगे, तो 3 फैक्टर है भाई। तो यहां जो है 3 बातों का डिस्कशन किया जाएगा आपसे। पहली बात इसमें आपको जानना चाहिए क्या, नंबर 1, तो नेचर ऑफ सल्यूट
एंड सॉल्वेंट। तो एक बात आपको ये जानना चाहिए भाई, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरी बात आपको ये जानना चाहिए भाई, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये पहली बात जानना चाहिए। अच्छे से दिख रहा है मेरे कैमरे में? हाँ। नेचर ऑफ कौन सा फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट? दूसरा कौन सा फैक्टर है? टेम्परेचर। तीसरा प्रेशर, दूसरा है टेम्परेचर। दूसरा जो है क्या है? टेम्परेचर। प्रश्न इस तीनों पर प्रश्न बनते हैं। टेम्परेचर, ठीक भाई। तीसरा फैक्टर है प्रेशर। सॉलिड का लिक्विड में हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉल्वेबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो इसमें क्या डिस्कस करेंगे? इसमें ये डिस्कस करेंगे सर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में एनसीईआरटी ने एक स्लोगन दिया है, वही समझ लेना है बस। क्या स्लोगन दिया है? लाइक्स डिजॉल्व, है ना? लाइक्स डिजॉल्व लाइक्स, है ना? तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब यह है कि पोलर सॉल्वेंट, इसकी मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है, मीनिंग 2 पॉइंट में है। ये कह रहा है कि जो पोलर सॉल्यूट सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट जो है, पोलर सॉल्वेंट का मतलब इनऑर्गेनिक मटेरियल, भाई फुल फॉर्म लिखना। पोलर सॉल्वेंट का मतलब इनऑर्गेनिक मटेरियल। ये पोलर सॉल्वेंट विल डिजॉल्व, पोलर सॉल्वेंट विल डिजॉल्व, पोलर सॉल्वेंट विल डिजॉल्व पोलर सॉल्यूट, है ना? तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ भाई? एग्जाम्पल ये हुआ कि NaCl, है ना, KCl, KCl, है ना, CsCl, ये कहाँ डिजॉल्व होगा? H2O में, क्योंकि ये भी पोलर है और ये भी क्या है? पोलर है। अच्छा, दूसरी बात इसका दूसरी मीनिंग क्या है? नॉन पोलर को, है ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट, है ना, विल डिजॉल्व नॉन पोलर सॉल्यूट, ठीक भाई। नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट, फुल फॉर्म लिखिएगा भाई। यहां देखो, देख लो, सिंपल सी बात है। यहां वाला मामला क्या है? मामला ये है कि नॉन पोलर ऑर्गेनिक, ये क्या है? ऑर्गेनिक में डिजॉल्व होगा, ठीक है, ऑर्गेनिक में डिजॉल्व होगा, है ना। जैसे एसीटोन, है ना, जैसे एल्कोहल एसीटोन, जैसे क्या है? एल्कोहल, ये एसीटोन, ठीक है, C2H5OH, ये किसमें? CH3C डबल बॉन्ड O। बहुत नीचे लिख दिया यार, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? दिखा दे रहा हूं, क्या लिखा हूं, है ना, ये लिखा हूं, ये दिख गया शायद, ठीक है। तो ये ऐसा ही है भाई, ठीक है सर। तो ये मोटी बात, ये इफेक्ट नहीं डालेगा, ये टेम्परेचर इफेक्ट डालेगा।
ये इफेक्ट नहीं डालेगा, नो इफेक्ट, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट, है ना। तो इसका कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, डिजोल्यूशन जो है, यहां पर एक वर्ड है, एक वर्ड है भाई डिजोल्यूशन। अगर जो है डिजोल्यूशन, चलो टेम्परेचर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, घुलने वाली प्रक्रिया, डिजोल्यूशन, डिजोल्यूशन, डिजोल्यूशन मतलब घुलना। अगर ये क्या है, एक्जोथर्मिक है, एक्जोथर्मिक, डिजोल्यूशन क्या है, एक्जोथर्मिक है, घुलने की प्रक्रिया, डिजोल्यूशन मीन्स घुलने की प्रक्रिया, एक घुलने की प्रक्रिया, अगर डिजोल्यूशन मीन्स घुलने की प्रक्रिया, अगर ये एक्जोथर्मिक है ना, तो इसकी एक्जोथर्मिक है, तो इसकी मीनिंग क्या है कि टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे, एक्जोथर्मिक है ना, तो इसका क्या सेंस निकल रहा है, इसका सेंस ये निकल रहा है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे भाई, एक्जोथर्मिक, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। और अगर डिजोल्यूशन वाली प्रोसेस, डिजोल्यूशन, डिजोल्यूशन ये कैसी हो जाए, ये डिजोल्यूशन जो है वो एंडोथर्मिक हो जाए, एंडोथर्मिक। तो इसका मतलब कि अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो फिर सॉल्युबिलिटी घटेगी, स्मॉल लेटर में लिखा था ना, यस का मतलब सॉल्युबिलिटी, स्मॉल लेटर यस का मतलब सॉल्युबिलिटी, है ना, स्मॉल लेटर यस का मतलब सॉल्युबिलिटी। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है H2O प्लस शुगर, है ना, और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है H2O प्लस CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, है ना, ये है H2O प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये एक डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। तो अब जो इसमें मामला है वो है भाई कि अगला वाला हेनरी लॉ पढ़ना है। तो बी जो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन गैस। ओहो, एग्जाम्पल उल्टा लिख उठा बेटा, एग्जाम्पल जो है उल्टा लिख उठा, लिख दूं या समझ जाओगे। ये वाला एग्जाम्पल इसका है और यहां से एंडोथर्मिक है ना, एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो ये क्या है, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, है ना। ये जो है ये एग्जाम्पल, चलो ये उल्टा लिख दिया, अब मैं लिखूंगा नहीं दोबारा, ये एग्जाम्पल इसका है ना, ये कनेक्शन ही यहां काट दे रहा हूं, ठीक है, ये एग्जाम्पल इसका है और ये कनेक्शन काट दिया, ये वाला एग्जाम्पल इसका है, ठीक है। तो ये बदल के लिख लेना, बदल के लिख लेना भाई, अब दोबारा लिखने का क्या ही फायदा, तो बदल के आप इसको लिख लीजिएगा। अच्छा, अब जो मामला बच रहा है, तो यहां से मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप क्या करेंगे, यहां से आप एक काम करेंगे कि जो है मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये वाली हेडिंग आप कहां से पढ़ लेंगे,
ये वाली हेडिंग आप पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर जो मैं पढ़ाया हूं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट से ये हेडिंग पढ़ लीजिएगा। ए डिस्कस कर चुका हूं, बी करूंगा वहां, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यही क्या है, हेनरी लॉ है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ही क्या है, हेनरी लॉ है। तो ये वाला भाई वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आज इतना ही, ठीक बच्चों। एग्जाम्पल जो है गलत ना होने पाए, एग्जाम्पल मैं उल्टा लिख दिया ऊपर नीचे, है ना, और बाद में देखो बना भी दिया हूं, है ना, कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से पानी में अगर कॉपर सल्फेट या सिट्रिक एसिड, है ना, या कैल्शियम ऑक्साइड डालोगे तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये घटेगा सॉल्युबिलिटी, है ना। एग्जाम्पल बहुत साफ साफ है, अभी बिल्कुल एकदम सही है, उसमें डाउट ही नहीं है, बस वो गलती से लिख उठा ऊपर नीचे, ठीक है, इसीलिए एरो हटा दिया, एरो बदल दिया, ठीक है भाई।